just to give about 2-3 minutes more for others to join. तो और इसका फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी सी हमारी रिवीजन भी हो जाएगी. एक लास्ट टाइम प्रॉब्लम किया था, वो एक उसको मैं ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि वो एक दफ़ा उसका नंबर्स में नहीं हम जाएंगे, हम उसका सिर्फ एक दफ़ा अप्रोच देख लें कि क्या अप्रोच हमने की थी, ताकि एक दफ़ा अगर किसी को नंबर्स में कई दफ़ा ना एक चीज़ जो बड़ी हकीकत है ना वो ओझल हो जाती है. व्हेन यू फोकस टू मच ऑन नंबर्स तो ये मसाइल पैदा होते हैं. ये एक ड्रिल थी, इसको आप सॉइल के अंदर ड्रिल कर रहे थे, राइट. अच्छा, उसमें एक तो ये था कि एक कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क ऐसे एंड पे आ रहा था, नंबर जो भी था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स है. उसके अलावा जो सॉइल उसको रेजिस्टेंस टॉर्क की सूरत में देती है ना, आई एम सॉरी, आई थिंक इट वाज ऑपोजिट, इट कुड बी दैट वे आल्सो, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे था. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कैसे था, असल बात ये कि वेरिएशन थी, ठीक है ना. यानी एज यू मूव अलोंग इनसाइड द सॉइल, आउटसाइड द सॉइल तो जाहिर है वो और सिचुएशन है ना. इफ यू मूव अलोंग इनसाइड द सॉइल तो एट एवरी पॉइंट देयर इज अ डिफरेंट टी, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है ना. ये सिचुएशन थी. अच्छा, इसको हमने सॉल्व कैसे किया था, याद कीजिए. हमने कहा कि जाहिर है फर्स्ट स्टेप कि ये जो ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक ओवरऑल इक्विलिब्रियम तो चाहिए ना आपको. तो इस तरह का एक टॉर्क टॉप पे आएगा. जाहिर है ड्रिल जहाँ पे भी अपनी मशीन के साथ फिक्स्ड है, टॉर्क तो वहीं पे एक्चुअली तो वहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, जिसको ये है एक्चुअल टॉर्क. एक्शन ये है. आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये ड्रिल बिट को आप सॉइल के अंदर रख दें और कुछ भी घुमाएं ना ऊपर से, उसको टॉर्क दें ना, तो कोई भी रेजिस्टिंग टॉर्क ये सॉइल भी नहीं देगा उसको. रेजिस्टिंग टॉर्क तो आ इसलिए रहा है कि यू, या दूसरे लफ्जों में उसको हवा में घुमाना शुरू करते हैं, कोई लोड ही ना हो उसके ऊपर, तो वो तो रेजिस्टिंग टॉर्क पर नहीं आएगा ना. तो व्हाट हैपेंस इज दिस, आप उसको सॉइल के अंदर डालते हैं एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग टॉर्क की जो एक्शन वाला टॉर्क लिखा हुआ है. अब इस एक्शन के रिजल्ट में एक तो सॉइल थ्रू आउट ग्रीन कलर में थ्रू आउट द लेंथ जो टॉर्क है वो आएगा, रेजिस्टिंग टॉर्क. दीज आर रेजिस्टेंसेस. एक्शन कौन सा है, रिएक्शन कौन सा है, क्लियर होना चाहिए. यू स्टॉप द एक्शन, देयर इज नो रिएक्शन. ये नहीं कर सकते कि आप रिएक्शन को खत्म कर दें, रिएक्शन तो आएगा एज लॉन्ग एज यू अप्लाई द एक्शन, ठीक है ना. ये सिचुएशन थी. पहले तो हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली, ये वाला टॉर्क, ठीक है. अच्छा, अब ये तो मसला सॉल्व हो गया, इक्विलिब्रियम में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब मालूम क्या करना था, इसको अगर हम ए कहते हैं तो अब ये पॉइंट ए है, दिस वाज पॉइंट बी इफ यू रिकॉल. मालूम करना था एंगल ऑफ ट्विस्ट ए एज विद रेफरेंस टू बी, ये कितना आएगा. अब इसमें अगर सवाल सिर्फ इस तरह का होता कि ये एक ए लग रहा है और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बी लग रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट ऑपोजिट होते हैं. अगर ये सादा सवाल होता, यानी अगर ये थोड़ा सा ग्रीन वाला पोर्शन निकाल दें बीच से, अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें कि सॉइल एक कंटिन्यूअस टॉर्क नहीं दे रहा, सिर्फ वो एक एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क एक लगा हुआ है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम TL/JG से सॉल्व हो जाता है. प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप यहां तक तो सॉल्व कर सकते हैं, अपर पोर्शन. क्यों अपर पोर्शन? इसलिए कर सकते हैं कि यू कट इट हेयर 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 वेयर एवर यू कट इट. मैं कट दिखाता हूं, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, बट आई होप कि दिस विल बी वर्थ इट, बिकॉज ये कंसेप्चुअली जितना आप तगड़े हो जाए उतना अच्छा है. इधर आप मानेंगे कि TA के बराबर ही वैल्यू आएगी, चाहे मैं इसको if I cut it here, if I cut it here, if I wherever, as long as it is above the soil, जहाँ कट कर लें, throw away the portion below it, you get the same TA. तो ये तो वही सिचुएशन होगी ना कि आप यहाँ कट कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, तो जब सेम TA है तो then you can, there is no room for integration, right? What अगर phi इसको C कहते हैं जहाँ सॉइल है, phi AC की बात करें तो वो तो TA LAC ओवर JB, तो बात इतनी सी है phi AC की जहाँ तक, बट हमें phi AB चाहिए.
फाई ए बी का मतलब क्या होगा, फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए सी प्लस फाई सी बी, राइट। तो ए सी तो ठीक हो गया ना, ये डन। व्हाट अबाउट सी बी? सी बी इज नॉट दैट सिंपल, ऑल्दो नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, बट सी बी का प्रॉब्लम ये है, सी बी इज नॉट the situation like here you cut it on this plane, this wherever you cut it doesn't matter, no, you cut it here। तो obviously आप खुद देखें ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें, आप इसको कट करेंगे तो इस जगह पे ये जो टॉर्क अप्लाइड है विच इज अ फंक्शन ऑफ z, इसको अगर मैं यहाँ से z कर दूं, ये डिफरेंट है ना, मैं इसको आगे से यहाँ से कट करूं तो अब ये t अगेन z डिफरेंट है ना, ये कम था ये ज्यादा है। जितना मैं आगे जाता जाऊंगा टॉर्क जो हमारा है वो चेंज हो रहा है, इंटरनल टॉर्क। ये क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ ग्रीन वेरिएबल पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें फिर मुझे बताइए ना कि मैं वो जो टॉर्क की हम फिक्स वैल्यू लेते हैं टी की, वो तो तब लेते हैं ना जब थ्रू आउट एक सर्टेन एलिमेंट, एक सर्टेन लेंथ के अंदर एक ही टॉर्क होता है, फिर तो ठीक है उस टॉर्क को ले लें, वो वाली लेंथ ले लें जिसमें वो कांस्टेंट होता है डिवाइड बाय जे जी, ये तो ठीक हो गई बात। यहाँ पे फिर कौन सा टॉर्क लेंगे? नहीं ले सकते ना कोई टॉर्क, टॉर्क हेयर इज डिफरेंट, हेयर इज डिफरेंट, हेयर कौन सा टॉर्क लेंगे, कौन सा लेंथ लेंगे? उसका जो तरीका है वो ये है कि इसमें जो फाई सी बी है ना, वो ये टी एल ओवर जे जी से हो ही नहीं सकता, बिकॉज टी इन दिस केस इज अ फंक्शन ऑफ जेड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जब कोई चीज कंटिन्यूसली चेंज होती है उसमें फिर मैं थ्योरी में वापस अगर जाऊं तो हम डी फाई कैलकुलेट करते हैं, वो होता है कि जी टी एज अ फंक्शन ऑफ जेड ले। ये बेसिकली एक, इसको हम क्या करते हैं ऐसे मौके, थैंक यू, इसको हम क्या करते हैं, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें ये z यहाँ से शुरू हो रहा है, हम इसकी याद कीजिए, हम यहाँ से एक छोटे से dz एक लेंथ देते हैं, उस dz लेंथ पे, उस लेंथ पे एक tz लग रहा होता है, उसको jg से डिवाइड करते हैं, ये आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट मिलता है ओनली इन एन इन्फिनिटेसिमल लेंथ ऑफ dz। हमें तो पूरी लेंथ में चाहिए, उसको इंटीग्रेट करते हैं, फाई करने के लिए क्या करेंगे, t नॉट tz dz ओवर जी, ये हमने इस तरीके से करा। और t जाहिर है इज अ फंक्शन ऑफ z, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था व्हिच वाज अ फंक्शन ऑफ z। वो क्या था? वो एक्सप्रेशन ये था कि, अब मैं बस आखिरी फिनिशिंग टचेस हैं, ये सॉइल लाइन है एंड यू कट इट एनीवेयर इनसाइड, तो एनीवेयर इनसाइड कट करेंगे तो जाहिर है ये एक इंटरनल टॉर्क की वैल्यू होगी ना, तो टोटल इस सेक्शन पे जो टी जेड लगेगा ना वो होगा, एक तो ये ऊपर जो लग रहा है टी ए, वो होगा टी ए टी जेड इज इक्वल टी ए तो है ना, यहाँ भी कट करेंगे, टी ए तो है, माइनस वाई माइनस बिकॉज दिस सॉइल गिव्स ऑपोजिट डायरेक्शन टॉप, माइनस फिर आप जाहिर है वो टी जेड, ये वैल्यू टी जेड है, टी डैश जेड इनटू लेंथ, जो भी जेड लेंथ आपने जो भी ये वाली जेड एक वेरिएबल लेंथ ली है, ठीक है, राइट। और ये तो होगी टोटल टॉर्क, क्योंकि टॉर्क टी जेड जो है ना वो न्यूटन मीटर पर मीटर में, ठीक है ना, ठीक हो गया ना। और फिर जाहिर है वो आप याद कीजिए, वो जो आपने उसको डिवाइड करना था 2 से, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लोडिंग है, ठीक है ना, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो यू गेट z over 2 आप डिवाइड करते हो कि ये उसकी टोटल टॉर्क, ठीक है ना, ये आपको याद आ गया हमने क्या किया। तो मैं नंबर्स में नहीं जा रहा, बट द थिंग इज, व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, यू नीड एन एक्सप्रेशन व्हिच हैज t एज अ फंक्शन ऑफ z, क्योंकि z उसमें होगा तो देन यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट इट लाइक दिस। और आप याद कीजिए हमने लास्ट सवाल जो किया था उसमें AC वाला पोर्शन इंटीग्रेशन से किया था, AB वाला पोर्शन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, सॉरी AC वाला पोर्शन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, CB वाले पोर्शन में इंटीग्रेट किया था, यू एडेड देम टुगेदर, यू गॉट द फाइनल आंसर जो कि टोटल। ये आप क्लियर है ना? बाकी मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ कि क्यों, पिछले सवाल में को बता पूछ सकता है ना, सोच सकता है कि व्हाई इज इट दैट वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रल फाई एज कैलकुलेटेड फ्रॉम एन इंटीग्रेशन एंड फाई एज कैलकुलेटेड बाय सिंपल TL ओवर JG। ये तो एक सवाल हो सकता है ना, क्योंकि इससे पिछले सवालों में या तो हम
TL/JG के समेशन ले लेते थे 1 2 3 सेक्शंस में। वो होता क्या था, 3 सेक्शन हैं, हर एक में थोड़ी थोड़ी दूर एक टॉर्क लग रहा है, तो हर सेक्शन को कहीं कट करें, उस सेक्शन के दरमियान कहीं पे भी कट करने डजंट मैटर, बट व्हेन यू चेंज वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन तो वहां पे वैल्यू चेंज होती है, तो इसको जो स्टेप फंक्शन आप कह सकते हैं। इसमें तो सिंपल समेशन लगेगी TL/JG बट समेशन, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। इस तरह के सवाल भी किए थे। फिर वो सवाल भी हमने किया था जिसमें आई डोंट नो किया था कि नहीं किया था, एक्सेल में तो हमने किए थे कि you cut anywhere along the length or the internal force is different, तो उसमें तो इंटीग्रेशन लगती है। अच्छा, ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बट देन द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड ऑन वेडनेसडे इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी इसमें TL/JG वाला पार्ट भी है और इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी है। तो मैं ये थोड़ा सा आई वाज वरिंग कि कोई इसकी थ्योरी क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, इसको अगर कोई नहीं समझता, आप मुझे पता है आप इंटीग्रेशन, आप माहिर हैं इंटीग्रेशन के, मुझे भी पता है कि आपको बता दिया जाए ऐसे कर लो आप कर लेंगे, बट आई वांट यू टू नो व्हाई यू आर यूजिंग एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन in one portion and at the same time no integration in the other, because in the other the constant torque is there throughout। जो पहला above the soil है उसमें किसी जगह कट कर लें सेम टॉर्क है, बट when it comes to the portion inside the ground soil के अंदर, वहाँ जहाँ भी कट करेंगे T डिफरेंट है, तो अब T डिफरेंट है तो then you first of all you need a function, एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल चाहिए जो कि आप Z की वैल्यू जो भी पुट करें वहाँ पे आपको T निकला है, ये यही होता है ना एक्सप्रेशन, वो आ जाए उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि देन you don't have one value for T, एक वैल्यू T हो एक पूरे पोर्शन में तो TL/JG एंगल ऑफ ट्विस्ट है, हर जगह वैल्यू चेंज हो रही है। जब एक चीज कंटिन्यूसली चेंज होती है उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट चाहिए होता है, एरिया अंडर द कर्व जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो इंटीग्रेशन होती है। आई होप दिस थिंग, यानी ये इट वाज नॉट नथिंग न्यू फॉर अस, बट आई होप कि ये इसमें अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ लीजिए। क्लियर है, मुझे पता है आपको पहले भी पर क्लियर था, बट द थिंग इज कि it doesn't hurt to be on the safer side, right? चलें जी, अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, और ये आज का टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत ही easy है। Once you do, one of the good things about mechanics of materials as a subject is, maybe it's a good thing or a bad thing, I don't know, is that it is most challenging at the start. Maybe at that time it's a bad thing, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई आ जाती हैं और उसको आपको ऑब्वियसली डील करना पड़ता है, और वो ऐसे नहीं है कि पहले आसान से शुरू होता है सब्जेक्ट और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता है। इसकी अच्छी बात यह है कि स्टार्ट में ही सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस एक पॉइंट पे होता है, शियर स्ट्रेन में इंजीनियरिंग स्ट्रेन कौन सा होता है, टॉर्जन स्ट्रेन कौन सा होता है, इस तरह की बातें मुश्किल आ जाती हैं। बट वंस यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, उसके बाद एक्सियल प्रॉब्लम भी सबसे मुश्किल होते हैं, आई मीन माय व्यू। उसके बाद जब टॉर्जन वगैरह आते हैं तो देन इट बिकम ईजियर। तो आप देखिएगा कि आपको स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स एक्सियल के मुश्किल थे, थोड़े से मुश्किल, मे बी इट वाज न्यू आल्सो। अब आप देखिए कि आपके लिए कितना आसान है। अब ये देखिए, इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम इन टॉर्जन कहेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। First of all, can anybody tell me why this is a statically indeterminate problem? पहले तो ये बताइए, लिखा हुआ है statically indeterminate if moment equation of equilibrium, ये तो टेक्निकल बात हो गई ना, ये उस किस्म की है कि ये this is true, this definition is true, obviously true, but the thing is ये वो वाली definition है, ये कि एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। yes, but then what it means, you have to tell me that you understand what it means। मतलब बहुत सारे लंबे जुमले हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है स्टैटिकल, ये क्यों स्टैटिकल, क्या चीज होगी तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट नहीं रहेगा? एनीबॉडी? सर जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं उतनी इक्वेशंस मिल जाए तब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट मिलेगा। यस, तो इसमें कितने अननोन्स हैं? वेरी गुड, इसमें आपका बात ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। वो आपने कहा जितने नंबर ऑफ अननोन्स हो, कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं इस सवाल में? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ना, हर काम का हर सवाल का जवाब फ्री बॉडी डायग्राम में। ये तो लोड लग रहा है, ये तो अप्लाइड लोड है, ये तो हमें पता है, गिवन होगी वैल्यू, ठीक है ना। दो वॉल्स हैं, दोनों वॉल्स को निकालें,
तो ए वॉल इस तरफ रिएक्शन देगा ऑपोजिट साइड पे, बी वॉल भी ऑपोजिट साइड पे रिएक्शन देगा। इसको हम टी ए कहेंगे, इसको टी बी कहेंगे। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो गया ना। वी हैव वन इक्वेशन टी ए प्लस टी बी माइनस टी इज इक्वल टू 0। ये तो इक्विलिब्रियम है ना। अब इसको अगर हम इसको मैं z एक्सिस कह दूं तो मैं कहूँगा मोमेंट अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टी और टी भी एक डायरेक्शन के हैं, और टी ये टी है, टॉ नहीं है। ये बस ध्यान में रखिएगा। ये कई दफ़ा मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं टॉ लिख रहा हूँ, इट इज़ टी, राइट। अब ये टी नोन है, टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू टी। ये तो ठीक हो गया, टी नोन है, टी ए भी अननोन है, टी बी भी अननोन है। अब कैन वी फाइंड टी ए एंड टी बी फ्रॉम दिस इक्वेशन? वन इक्वेशन, टू अननोन, वी कैन नॉट। इज देयर एनी अदर इक्वेशन इन दिस सिस्टम? कुछ सोच सकता है? कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है और सिस्टम में। अंडरस्टैंड? ये ठीक हो गया ना कि क्यों स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, फिर ये रिपीट होगी बात, लेकिन कोई बात नहीं, रेपिटेशन इज गुड। लर्निंग में रेपिटेशन इज एवरीथिंग। टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग बोर्ड, अगर आप एक चीज रिपीट कर लेते हैं ना तो देन यू नो इट। आप जब बोर होना शुरू हो जाए ना किसी चीज से, इट मींस कि जो चीज आपको समझ नहीं आती ना, उससे आप बोर नहीं होते। ठीक है, बोर का मतलब यह है कि आप जैसे ड्राइविंग में बंदा हो जाता है। हम जब छोटे थे ना, हमें लगता था कि दुनिया की सबसे कूल काम और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम और सबसे ज़्यादा हीरोइक काम वो है ड्राइविंग। और किस दिन हम ड्राइविंग करेंगे, तो फिर करनी पड़ी, फिर की, बड़ा मज़ा भी आया शुरू में। बट देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू गेट बोर्ड ऑफ इट। जब तक आप सीख रहे होते हो उस वक्त आप बोर नहीं होते, आप डर भी रहे होते हो ठुक ना जाए, आप एक्साइटेड भी होते हो, मज़ा भी आ रहा होता है, बड़ा कूल ऐसा लग रहा होता है कि मैं पता नहीं टॉम क्रूज लग रहा हूँ। मगर वो सारी फीलिंग्स मिक्स्ड किस्म की होती हैं। देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू गेट बोर्ड ऑफ इट। आप कहते यार ये क्या बकवास है यार, क्या मुसीबत है, कोई और को ड्राइवर रख लें यार कोई। तो अब दैट इज द टाइम व्हेन एटलीस्ट ये मैं कह सकता हूँ कि अब ड्राइविंग को चैलेंज नहीं रहा, फिर अब आपको इतनी अच्छी तरह आ गई है कि अब आप बोर होने शुरू हो गए। ठीक है ना। सो बोर्डम इज गुड। बोर्डम बल्कि किसी दिन आपसे अलग से बात करेंगे। जो बंदा बोर नहीं हो सकता, जिसमें बोर होने की कैपेसिटी नहीं है, he cannot do anything in this world। ये मैं आपको, I am convinced about this। चलिए जी, अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, राइट। अब अच्छा, ओके, नाउ फॉर एग्जांपल टी इन अ स्पेशल केस, ये जो सवाल है ना 1000 न्यूटन मीटर, 1000 वैल्यू पुट करें 1000 न्यूटन मीटर, टी ए प्लस टी बी, और कोई इक्वेशन है नहीं माइंड यू। अब टी ए की वैल्यू 500 हो सकती है, इसकी 500 हो सकती है, यस ये भी कोई पूरी कर रहा है। इसको 200 कर दें, इसको 700 800 कर दें, ये भी पूरी कर रहा है। इसको 100 कर दें, इसको 900 कर दें, ये भी पूरी कर रहा है। तो इस तरह के तो मेरे पास आंसर्स इनफाइनाइट मौजूद हैं। अगर मैं डेसिमल प्लेसेस को डालना शुरू कर दूं तो आई कैन गिव यू सो मेनी आंसर्स, बट will any of those answers be correct? How do I know? One of those will be correct, yes. There is a combination of TA and TB। ये कॉम्बिनेशन है, एक अननोन कॉम्बिनेशन है TA TB का, जो ठीक भी है, इसका एक आंसर ठीक भी है, ठीक है ना। बट वो कौन सा है वो नहीं पता। एक बात के मुझे पता है, वो ये है कि दोनों को ऐड करूंगा तो 1000 बनना चाहिए, उसके अलावा तो कोई आंसर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये कैंडिडेट आंसर्स हैं। All those answers that have this combination TA plus TB is equal to 1000, they are candidates। मतलब जो टी ए टी बी को ऐड करके 1000 भी नहीं बनता ना, वो तो कैंडिडेट भी नहीं है बेचारा, वो तो उसके बारे में तो आप स्टार्ट से कह सकते हैं वो गलत आंसर है। बट टी और टी बी को 1000 जमा करके 1000 बनाने वाले आंसर भी तो हजारों है ना, बल्कि हजारों से भी ज्यादा है। सो विच वन इज करेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। हाउ टू नो विच वन इज करेक्ट? यू नीड वन मोर इक्वेशन, राइट। और वन वो इक्वेशन कहाँ से आती है? ये बिल्कुल वही बहस है। वो इक्वेशन आती है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है ना। वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के साथ आएगी। तो कैसे बनती है इक्वेशन, अभी बना लेते हैं। आई ब्रिंग अनदर डायग्राम फॉर द सेम प्रॉब्लम। ये देखिए, ये प्रॉब्लम था, इसको मैं दो जगह कट कर सकता हूँ, एक टी के इस तरफ और एक टी के उस तरफ, राइट। यानी एक टी लग रहा है ना, इसको एक तो मैं यहाँ कट करूँ तो आई गेट दिस थिंग, मैं फिर इसको यहाँ कट करूँ तो आई गेट दिस थिंग। अब आप नोट करें, जब मैं पहले वाला कट करता हूँ, कट नंबर 1, ये कट नंबर 2 है। कट नंबर 1 जब करूँगा तो टी ए तो हमें पता है, वैल्यू नहीं पता, बट ये पता है इस टी के ऑपोजिट टी आता है तो इसका एरो तो यही होगा। तो
इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे इस कट वन कट से पहले कहीं भी कट कर लूँ, यानी ये कट मीन्स टी से पहले कहीं भी कट कर लूँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में टी ए आएगा। क्लियर है ना ये बात? अच्छा, टी बी को कट कर लूँ, ये नंबर 2 सेक्शन को कहीं पे भी कट कर लूँ, इधर कहीं पे, डजंट मैटर, बिफोर टी एनीवेयर इज द सेम, वो कट करूंगा तो इसकी डायरेक्शन चूंकि ये वाली है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली यही डायरेक्शन आएगी। ठीक है ना? तो अब आप देखें कि इसका जो टी ए, इसके साथ जरा उंगलियां कर्ल करें, उंगलियां कर्ल करेंगे तो अंगूठा आपका आउटवर्ड आएगा। ठीक है ना? यानी इधर थ्रू आउट सेक्शन 1 टी से पहले कोई भी जगह ले लें, वहां जो इंटरनल टॉर्क है वो पॉजिटिव है। अच्छा, व्हाट अबाउट 2 कहीं पे भी कट कर लें, इसको टी बी के साथ अपनी उंगलियां जरा कर्ल करें, तो कर्ल करेंगे तो आपको लगेगा क्या, इट विल बी सर्टेन दैट योर थंब इज पॉइंटिंग इनटू दिस शाफ्ट, तो ये इस तरह आएगा। ठीक है ना? बेसिकली टी ए थ्रू आउट पॉजिटिव है, यानी टी ए मीन्स ये जो इंटरनल टी ए भी तो लग रहे हैं ना यहाँ एंड्स पे, नहीं कहीं पे भी कट कर लें तो ये टॉक्स जो है ना, ये इनकी वैल्यू तो टी और टी बी के बराबर है रिस्पेक्टिवली, बट वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव। ठीक है ना? तो इसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सिचुएशन है, ये फिक्स है, याद रखिए ये भी फिक्स है। अब जब आप ये ऐसे करेंगे तो एक ओरिजिनल लाइन तो पहले ऐसे थी, वो जाहिर है कुछ उसमें चेंज वाक़ होगा ना, एक इधर तक तो ये ऐसे आएगी, उसके बाद फिर इसको वापस ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि यह तो फिक्स है ना पॉइंट, यू कैन नॉट हैव हियर फाई इज 0, हियर आल्सो फाई इज 0, बट इस पॉइंट पे तो जाहिर है यहाँ अगर मैं कट करूँ तो जाहिर है ये ओरिजिनल लाइन यूँ आ रही थी, न्यू लाइन ये हो गई, तो यहाँ तो फाई की वैल्यू एक हो गई ना। ठीक हो गया ना? तो ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं कहूँगा फाई ए सी, और इस पोर्शन में कहूँगा फाई सी बी। अगर मैं इसको ए सी बी कह दूँ तो बेसिकली फाई ए बी की अगर बात करूँ, दिस पॉइंट वो 0 है, whatever angle of twist increases to some value up till this point then it decreases, and इन दोनों को ऐड करते हैं 0 हो जाता है। बेसिकली ए और बी को अगर आप देखें तो उसमें कोई फाई नहीं है, ए और सी में है फाई, सी और बी में है फाई, बट ए और बी को कंपेयर करें वो दोनों फिक्स है ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ फाई रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट बिटवीन देम। ठीक है ना? तो इसका बेसिकली टीएल, बेसिकली फाई ए बी क्या है, समेशन टीएल over jg is equal to 0 and summation of TL over jg, एक सेक्शन दूसरा, फर्स्ट सेक्शन TA LAB over JG, फिर माइनस TB LAB over JG। क्यों माइनस? ये प्लस था, इस एंगल ऑफ ट्विस्ट बढ़ रहा था, यहाँ तक बढ़ रहा था, ये बढ़ इसके बाद आप जाएंगे तो वापस कम होना शुरू हो जाएगा टू 0, राइट? तो ये आप दो, बेसिकली ये है फाई AC और ये है फाई CB जिसको हमने 0 कहा, राइट? तो अब आप नोट करें, लेंथ गिवन टू यू, लेंथ गिवन टू यू, J if you know the radius given to you, G if you know the material known, तो you get another equation, यानी something TA minus something TB is equal to 0। एक TA plus TB 1000 था, एक TA minus TB whatever 0 है इस केस में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वही वाली बात कि 100 रुपीज़ को ऐसे डिवाइड करें दो हिस्सों में कि एक हिस्सा दूसरे से, यानी 100 रुपीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो इसके तो 1000 आंसर हैं, लाख आंसर हैं, बल्कि इनफाइनाइट आंसर हैं। लेकिन साथ ही मैं ये कह दूं कि दो नंबर ऐसे ऐड करें कि वो ऐड करके 100 बने और माइनस करें तो 10 बने, तो अब एक ही आंसर है। वाई आई हैव टू इक्वेशन नाउ। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस? कैन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन, या इसमें कोई सवाल है? आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन। इसकी एप्लीकेशन अभी देख लेते हैं। ये तो हमने नंबर यूज़ नहीं किया ना, अभी हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। इज देयर एनी नीड फॉर अ क्वेश्चन? इफ देयर इज प्लीज आस्क नाउ, फिर अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन। यही चीज़ अब देखें ना, ये आप नंबर के साथ आ गया। अभी तक प्रॉब्लम टी और ए बी और वो LAB LBC था, अब ये देखें लेंथ आ गई 1 मीटर 1.5 मीटर। अब यही थ्योरी जो हमने अभी की है, वी आर गोइंग टू अप्लाई। सो अगर कोई थ्योरेटिकली कोई मसला है तो पूछिए, वरना ऑब्वियसली इसको जो हम करेंगे तो और भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, होपफुली।
ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। जनरली स्पीकिंग इसकी वैरायटीज कम होती हैं। टॉर्क के सवालों की वैरायटीज एक्सियली, ये स्टैटिकल इंटरडायनामिक प्रॉब्लम की वैरायटीज आर लेस देन फॉर एक्सियल में। तो आप देखिए ना, वो याद कीजिए, बहुत टाइप के एक्सियल प्रॉब्लम होते हैं। उसमें वो नट बोल्ट याद कीजिए, वो एक खास टाइप है, ठीक है। उसमें थर्मल आ जाता है, इसमें नहीं आता, ठीक है। फिर उसमें वो याद कीजिए, वो तीन देयर आर 3 रॉड्स और एक कोई बीम रिजिड लग रही है, तो उसके थोड़ा सा एक्सेंट्रिक लोड साइड पे कहीं लग रहा है, तो जाहिर है वो एक सिमिलर ट्रायंगल वाला, याद करें। देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट। और उसमें क्योंकि टेम्परेचर भी आ जाता है, उसमें तड़का टेम्परेचर का लगा दें तो आप वो कॉम्बिनेशन को 6-7 बन जाते हैं, राइट। यहाँ टेम्परेचर कोई नहीं आता। यहाँ आमतौर पर एक ही शाफ्ट होता है जनरली स्पीकिंग, तो उसमें अभी एक ये टाइप है और एक अगली टाइप में कराऊंगा, पर 2 टाइप्स हैं जनरल, और वो भी आप नोट कीजिएगा, टाइप्स वो भी इन अ वे एक ही टाइप है, ठीक है। सो वैरायटी वाइज इट इज ईजियर। अभी आप देखेंगे एप्लीकेशन वाइज भी बहुत ईजियर है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना भी बड़ा आसान है कि भाई हाँ यार ये वही आ गया। स्टैटिकल इंटरडायनामिक में आपसे कहूँ टॉक क्वेश्चन, तो वो गिनती के 2-4-5 वैरायटियाँ हैं। वैरायटी तो 2 ही है बेसिकली, उनको भी अगर आप नैरो डाउन करें तो एक बनती है। एक्सियल में ये नहीं हो सकता। एक्सियल में नट टाइप प्रॉब्लम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम। फिर वो वॉल्स वाले प्रॉब्लम है, वो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम। इसमें आप समझ लेंगे वॉल वाले ही होते हैं प्रॉब्लम सारे। इसके प्रॉब्लम्स को अगर मैं एक नाम दूं कैटेगरी, तो वॉल्स है, शाफ्ट बिटवीन 2 वॉल्स, या ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि बिटवीन 1 वॉल होगी तो उसमें फिर एक और कॉम्बिनेशन आएगा जो मैं अगला वाला दूं, लेकिन वो भी इन अ वे एक ही चीज है, बट उसमें देयर आर सो मेनी वैरायटीज। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। The A992 steel shaft has a diameter 60 and is fixed at its end A and B. ठीक हो गया। A फिक्स ना होता, B फिक्स ना होता, कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, A भी फिक्स ना होता और B भी फिक्स ना होता। यानी अगर तो A और B दोनों फिक्स ना होते फिर तो ये जमीन पे गिर पड़ता वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो हो सकता था ना कि ये A को फ्री कर दें, या ए को फिक्स रखें बी को फ्री, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, इसमें नहीं गिरेगा ना, कहीं कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप ए और बी का सपोर्ट निकाल दें देन इट्स प्लेन ओल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज टी ए इज रिक्वायर्ड, टी ए की अननोन है, ए की इक्वेशन निकल आएगा, ठीक है। तो फिर एज सच आपको ये क्योंकि दोनों फिक्स हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ इट इज सब्जेक्ट, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क शोन कर दी, डिटरमिन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। अब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा ये हमने मालूम करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे इसकी कोई इक्वेशन बता दें। कैन समबडी टेल मी इट्स पूरे रॉड जी पूरे के पूरे की ए से लेके बी पहले यस पहले तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, मतलब मुझे सॉरी माय बैड। इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो फिर भी लिखनी पड़ेगी ना, है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो कंपैटिबिलिटी पे आते हैं अभी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो फिर भी लिखनी है ना। तो हम क्या करते हैं, ये अप्लाइड टॉर्क है 500, ये अप्लाइड टॉर्क है 200। रिएक्शन टॉर्क जब हम इसको वॉल से आजाद, फ्री बॉडी डायग्राम मींस ऑफ द होल बॉडी मींस ए और बी वॉल से आजाद करते हैं इसको, तो आजाद तो कर देंगे लेकिन इसमें वॉल का रिएक्शन लगेगा ना। यहाँ टी ए दे रहा है, यहाँ टी बी दे रहा है, राइट। ठीक हो गया ना। अब इसमें डिस्टेंसेस यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 मीटर, 1 मीटर, ओह नॉट 1 मीटर, 1.5 मीटर, डजंट मैटर। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 मीटर 2 मीटर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, असल बात कॉन्सेप्ट की है, ठीक है ना। अच्छा ओके, ये हो गया। तो इसका फर्स्ट जो अगर मैं बनाऊँ ना, अगर मैं इसको z कहता हूँ तो मैं करता हूँ ना कि टॉ, ऑल्दो टॉ ही है बट mz इज इक्वल टू समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये इसकी एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास। वी हैव जस्ट वन दैट टॉक्स अबाउट द z एक्सिस, दे आर ऑल दे ऐड अप टू 0। मतलब जाहिर है वरना तो क्या होगा, वरना फिर ये एक भी टॉक अगर अनबैलेंस्ड है तो इट मींस कि वो फिर एक्सेलरेशन आनी शुरू हो जाएगी ना, एंगुलर, फिर वो घूमना शुरू कर देगा। ये तो घूमना मींस हो सकता है घूम रहा, या तो फिक्स है, वैसे तो ये फिक्स है दोनों का, लेकिन ये घूमना शुरू कर दे। और अगर कोई ऐसा शाफ्ट है जो किसी मोटर वगैरह में लगा हुआ है, वो घूम तो रहा है बट उसकी एक्सेलरेशन नहीं आ रही, वो जिस स्पीड पे घूम रहा है उसी स्पीड पे घूम रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो ये हमेशा वैलिड होती है चीज़, चाहे वो शाफ्ट रोटेटिंग शाफ्ट हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिक्स्ड हो। ये बात याद रखिएगा, ये अभी अजीब सी लगेगी आपको, शुरू में लगती है अजीब सी, कभी कभी बाद में भी लगती रहती है, बट इट इज ट्रू। अ बॉडी
which is rotating with a constant velocity, angular velocity, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो भी हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का ही मसला है, इसमें अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रही, घूम रहा है, घूमने से नहीं एक्सेलरेशन हो जाती। इसी तरह एक बॉडी स्टैंड स्टिल पे है, उसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं, ये दोनों एक ही केसेस है। एक्सियल की मिसाल ले लें, एक बॉडी पड़ी हुई है वो, और एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, बस एक्सेलरेशन दोनों में नहीं, एक में स्पीड जीरो है कि स्पीड कुछ है, लेकिन एक्सेलरेशन जब आती है ना, दैट इज बिकम्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, चलिए जरा बात दूसरी तरफ चलेगी, वापस आ जाए। यू विल राइट द इक्वेशन लाइक दिस, दिस इज योर वन इक्वलिटी, हमारी द वन एंड ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक और भी तो इक्वेशन चाहिए ना, वो कहाँ से आएगी, वो अभी मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी। इसको अगर मैं एक्सप्लेन आपको यहाँ भी कर दूँ, इधर का, थिंक दिस इज अ बेटर प्लेस। एक ओरिजिनल लाइन थी, ये फिक्स है, याद रखिए, टी और टी भी जगह फिक्स है, ये नहीं कहीं जा सकती, ये बात याद रखिएगा। जब ये 500-200 न्यूटन मीटर का वो लगेगा ना इसमें, why this converges and this at this point at this point, why it has to converge, because it's fixed, वहाँ पे कोई एंगल ऑफ ट्विस्ट हो नहीं सकता, जहाँ फिक्स कर दिया एंगल ऑफ ट्विस्ट जीरो है ना। तो आप नोट करें, अगर मैं इसको A कह दूँ, इसको C, इसको D, इसको B, ये जो उन्होंने नाम दिए हैं, ठीक है, डजंट मैटर। तो phi A/B इज इक्वल टू 0, देखिए phi A/C कोई वैल्यू है, phi A/C/D कोई वैल्यू है, यानी जीरो नहीं। phi D प्लस B भी कोई ना कोई वैल्यू, एंगल ऑफ ट्विस्ट वहाँ भी है, क्योंकि वो वहाँ पे एंगल वहाँ पे अलाउड है सर। बट जी जी बोलें। सर यहाँ पर हमने ये जो समेशन की है टॉर्च की, सर देखिए ये TA तो पॉजिटिव समझ में आ रहा है ना कि वो हमारा थंब बाहर जा रहा है। नहीं ये तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यस इक्विलिब्रियम में, ओके ये मैं लास्ट टाइम भी एक बात हुई थी, डजंट मैटर। अच्छा पहले अपना पूरा क्वेश्चन कर लें पहले, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। मैं समझ रहा हूं सवाल पर, लेकिन फॉर अदर्स यस मैं यही कह रहा था कि TA तो फिर पॉजिटिव बना और TB चूंकि वो अंदर जा रहा है तो नेगेटिव बना, तो डजंट मैटर। वो इक्विलिब्रियम में हम ये नहीं देखेंगे, इक्विलिब्रियम में एक साइड क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉक, यानी आप इसको उल्टा कर दें, इस इक्वेशन को मैं TA, और ये तो इक्वेशन है एक्सटर्नल, देखें एक्सटर्नल टॉर्च की इक्वेशन है, 500-200 ये एक डायरेक्शन में है, ये ठीक है ना, 500-200 एक डायरेक्शन में है, इनको दोनों के साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये एक को प्लस एक को माइनस नहीं कर सकते, बस इक्विलिब्रियम में इतना ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक फोर्स लग रही है और एक ये फोर्स लग रही है किसी बॉडी पे एक्सियल, अब मैं टॉर्क की बात नहीं कर रहा, और एक ये फोर्स लग रही है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन दोनों को प्लस कह के इसको माइनस कह दूं, या मैं इसको प्लस कह के इन दोनों को माइनस कर दूं, इससे आप करके देख लीजिएगा, आंसर एक ही आता है इक्विलिब्रियम। हाँ, अब रह जी कंपैटिबिलिटी और चीज़ है, कंपैटिबिलिटी की जब लगती है ना, तो आप नोट करें, आप इसको कट करते हो, इसको मजीद कट करके देखते हो इसके अंदर इंटरनल टॉर्क क्या आ रहा है। इंटरनल टॉर्क में ये सवाल उठता है कि इंटरनल टॉर्क इनर थंब अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, समझ गए ना बात को, वहाँ इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी TA प्लस TB 700 आ गया ना। अच्छा एक साहब कह सकते हैं नहीं यार मुझे तो TA माइनस लेना है, TB भी माइनस लेना है, तो फिर जाहिर है फिर ये 500 और 200 प्लस हो जाएंगे, फिर जाहिर है ऑपोजिट है ना। TA ये तो बात कंफर्म है कि TA और TB दोनों हैव टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, कोई लोडिंग ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती जिसमें जब 500-200 दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों वॉल्स जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देंगी ना, ठीक है ना। तो जब ये डिसाइड हो गया तो ठीक है, ये दोनों माइनस ये प्लस ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी जीरो है, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आंसर फिर यही आएगा। क्लियर है ना ये बात। और अब आपने पॉइंट छेड़ ही दिया है, तो एक और भी पॉइंट जो अगला सवाल आएगा वो ये है कि इधर तो मुझे पता है 500 और 200 एक डायरेक्शन में है, व्हाट इफ दिस इज द केस, ये हो सकता है ना 500-200 डिफरेंट डायरेक्शन में। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये A और B की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं उसका भी जवाब आपको दे देता हूं। अब भी A और B की डायरेक्शन यही होगी, उसकी वजह ये है कि 500 इज विनिंग, ऑल्दो अब जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो जाहिर है वो, ये बात तो ठीक है कि मुझे
हैज द स्क्रीन डिसअपीयर्ड? नहीं सर, दिख रहा है। अच्छा, टीबी की डायरेक्शन वही हुई है क्योंकि हमने 500 को बैलेंस करना है। एक्चुअली हमने 300 को बैलेंस करना है। 500 और 200 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनमें से व्हिच वन इज विनिंग? 500। व्हाट इज द नेट? 300। इसका इक्वेशन मैं लिखूंगा ना, टी और टीबी की डायरेक्शन तो मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसी तरफ होगी क्योंकि 500 विन कर रहा है। बट अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? टी ए प्लस टी बी प्लस 200 माइनस 500 इज इक्वल टू 0 एंड देन यू गेट टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू 3। समझ गया ना बात को? किस डायरेक्शन में ये दोनों वॉल्स पे फोर्सेस आएंगी? जिसमें अप्लाइड लोड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें जो विन कर रही होगी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट आएगा। हमारे केस में तो 500 200 एक ही डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली दोनों ही ऑपोजिट आएंगी। इस केस में भी दोनों ऑपोजिट ही आएंगे क्योंकि 500 विन कर रहा है, ठीक है ना? तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको टी और टी भी जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो इसका जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि आपको बिल्कुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन देते हुए ये थंब और ये उंगलियां कर्ल करना, इनकी जरूरत नहीं होती। ये कब जरूरत पड़ती है? अभी अगले स्टेप में इक्वेशन 2 बनानी है ना, कंपैटिबिलिटी की, अभी बनाएंगे ना, उसमें ये सारा कुछ आएगा जो आप बात कर रहे हैं। इसको इक्विलिब्रियम में लेके जाके कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, ठीक है? इक्विलिब्रियम जो मर्जी कर लें, टी ए प्लस टी बी 700 आएगा, या आप फिजिकली देख लें, आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले लें, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लें, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को, डजंट मैटर, टी ए प्लस टी बी 700 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई साइन कन्वेंशन इसको चेंज नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं कि मैं लफ्जों में बताऊं आपको, लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी शाफ्ट पे 500 और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में बीच में लग रहा है और वो शाफ्ट दोनों एंड्स पे फिक्स है, तो उन दोनों एंड्स पे जो टॉर्क क्रिएट होगा, दोनों एंड्स पे जो टॉर्क क्रिएट होगा यानी इसको रेजिस्ट करने के लिए, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 700 के बराबर होना चाहिए। ये बेसिकली इक्वेशन है। इसमें आप जो मर्जी एक साइन कन्वेंशन लेते रहें, ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता कि दोनों को ऐड करें 700 आना चाहिए। क्लियर है बात? इसमें वो नहीं आता कट करना और उंगलियां और कर्ल और वो सारा कुछ अंगूठे और कोई ऐसा चक्कर नहीं, वो अगला स्टेप आ रहा है, ठीक है? तो अब मैं जस्ट टू रिड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन मैं ये बता रहा हूँ, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो ये वाला जो है सब समझाने के लिए था आपको, इसको भी मैं बता रहा हूँ। ये इधर बनाने से होगा कि आप कहेंगे ये कौन सा सवाल मैं हल कर रहा हूँ, इस वक्त मैं ये वाला सवाल हल कर रहा हूँ। क्लियर हो गया ना बात? अब आप आ जाएं, ये पॉइंट तो ठीक है ना कंपैटिबिलिटी का, कि फाई ए बी जो है वो 0 है, ए और बी के दरमियान। जो पॉइंट यहाँ ये था ना, ये लाइन इधर से यूं आई, यूं गई, यूं, लेकिन यहाँ पे वापस स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन होगी क्योंकि ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, वहां पे कोई एंगल ऑफ ट्विस्ट हो नहीं सकता। सो द रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट बिटवीन ए एंड बी इज 0। अगर ये है तो अब आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? मुझे ये दोबारा लेके आना पड़ेगा ताकि हम अब वो सारे काम होने वाले हैं जो जिसके आप बेचैन हैं, बेताब हैं कि वो आप कह रहे हैं ना, क्यों वो जो उंगलियां, अंगूठे और ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। दूसरी इक्वेशन, दूसरा धमाका याद है ना? तो ये दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है। नाउ वी नीड वन मोर इक्वेशन, लेट मी क्लियर द। अब ये देखिए, फाई ए बी इक्वल टू 0, फाई ए बी विल बी अ कॉम्बिनेशन, यानी दूसरे लफ्जों में फाई ए बी विल बी समेशन ऑफ टी एल ओवर जे जी, और ये समेशन किस में लगेगी? 3 समय, एक यहाँ पे फाई, एक यहाँ पे फाई, एक यहाँ पे। आपको तीनों के इंटरनल टॉर्क्स चाहिए। लेंथ तो गिवन है JGB, इफ यू नो व्हाट द दैट थिंग इज, यानी डायमीटर वगैरह पता है, जी वगैरह पता है तो आपको पता है। बट इस केस में वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो ना भी पता हो तो गुजारा आपको चल जाएगा, लेकिन इन एनी केस आपको इन बातों का पता है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते। नाउ cut it. First of all, we need to find the internal torque in section AC. यहाँ पे कट करें, जब ये कट करेंगे ना तो आप देखिए ये कट किया आपने, तो ये A है पॉइंट, और A पे हमें पता है कि यहाँ पे TA तो लग रहा है, ठीक है ना? अब ये यहाँ पे आपने कट करके ये सेक्शन आ गया, ये वाला सेक्शन है। यहाँ पे इसको जाहिर है, इसको TA को बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में TA ही आएगा,
whatever TA is, नंबर नहीं पता, ये तो मसला है उसका, TA का तो वैल्यू नहीं पता, वही तो मालूम कर रहे हैं, बट whatever TA is, उसको बैलेंस करने के लिए तो TA आएगा और उसकी डायरेक्शन भी it has to be like this, इसके अलावा डायरेक्शन हो नहीं सकती, राइट? तो इस अब वो आपकी फेवरेट, आपका फेवरेट एक्टिविटी कि TA के साथ उंगलियां रखें, कर्ल करें, जब कर्ल करेंगे तो आपका अंगूठा आउटसाइड जाएगा तो TA प्लस है। क्लियर होगी बात? अच्छा, यानी ये बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन AC की बात कर, सेक्शन AC के अंदर थ्रू आउट यही TA की प्लस TA इंटरनल टॉर्क। अच्छा, अब जरा सेक्शन CD की बात कर लेते हैं। सेक्शन CD यहाँ कट करेंगे जो ग्रीन में आपकी है, तो इसमें क्या होगा, फिर वही, अब जरा शार्प लंबा बनेगा, ये कट सेक्शन आ गया, यहाँ पे TA इज जस्ट लाइक प्रीवियस केस लग ही रहा है, बस इसमें एक और काम हो गया कि अब चूंकि CD को डील कर रहे हैं तो अब ये 500 न्यूटन मीटर वाला भी आएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब कट आपने, ये कट आपने कर लिया, ठीक है ना? तो अब कट कर लिया तो अब आप देखिए क्या सिचुएशन आएगी, इधर इस पे जो टॉक हो, इधर तो TA था तो इसको बैलेंस करने TA आएगा, इधर जो आएगा TA माइनस 500 आएगा, ठीक है ना? TA माइनस 500। अच्छा, अब जरा देखिए इसका एरो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, TA माइनस 500 ठीक हो गया ना? अच्छा, इसका एरो इस डायरेक्शन में आउटसाइड आएगा, भला क्यों? अब जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दिस विल बी लाइक दिस। ये कब इस तरह होगा, ये जो ब्लू एरो की वो डायरेक्शन में रखी है, वो कब होगा, जब TA विल बी ग्रेटर देन 500। हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है एक्चुअली कि TA की वैल्यू नहीं पता, असल इशू ये है। अगर यहाँ पे ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ, अगर यहाँ पे वैल्यू 1000 होती, लेट से न्यूटन मीटर, हमें पता होती, तो फिर तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि भाई 1000 इस डायरेक्शन में है, 500 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 1000 इज विनिंग, तो फिर ब्लू की डायरेक्शन इसी तरफ 500 आनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल ठीक है। बट द थिंग इज, अगर ये लेस देन 500 हो, हमें तो नहीं पता ना अभी, ये लेस देन 500 अगर है, 200 है, तो फिर 500 इज विनिंग, तो फिर तो कट सेक्शन पे ये डायरेक्शन आनी चाहिए ना, फॉर टू कीप इक्विलिब्रियम, राइट? क्लियर है ना बात? तो हमें ये चूंकि बातें नहीं पता, अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता, ये देखिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि TA की वैल्यू 500 से ज़्यादा है। अगर ये अज्यूम कर लें तो फिर तो ये यही डायरेक्शन बनती है ना, यही डायरेक्शन बनती है, और अगर यही डायरेक्शन बनती है तो उंगलियों को कर्ल रखें जरा इस पर, तो फिर ये एरो बाहर की तरफ जाता है, तो ये प्लस के साथ ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना? ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन अगर हमारी तरफ से गलत हो जाए क्या होगा, TA इज लेस देन 500, मान लें, हमें तो नहीं पता एंड में, दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू गेट राइट एट द एंड, TA विल कम आउट विद सम वैल्यू, राइट? इट कुड बी लेस देन 500, हमें तो नहीं पता अभी, ठीक? अगर तो बड़ी है तो फिर तो ये ठीक है, साइन कन्वेंशन प्लस बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन आप मजे की बात देखिए कि ये प्लस TA माइनस 500 हर सूरत में ऐसे ही होगा, क्यों? अगर मान लेते हैं कि TA इज लेस देन 500, ठीक है, तो फिर क्या होगा, TA लेस देन 500 का मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना? अच्छा, और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ना सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ये चीज नेगेटिव होगी, बल्कि फिर हमारा ये जो एरो है ये भी तो अंदर की तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि 500 इज विनिंग, इट मींस कि हमारा जो एरो है इट शुड बी देन इन दिस डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल करें वो तो इनसाइड आता है, राइट? तो फिर आपको अगर वो होगा तो फिर आपका एरो अंदर की तरफ जाएगा, तो बाहर फिर नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है कि इफ आई टेक, ये सारी गुफ्तगू क्लटर मिटा के, सारी गुफ्तगू का जो खुलासा है वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं इसको TA माइनस 500 कंसिडर कर लूँ, TA माइनस 500, और इसको मैं जिस तरह इसको मैंने प्लस कहा था, इसको भी प्लस समझ लूँ, अपने इक्वेशन में मैंने प्लस यूज़ करना है, तो ये हर लिहाज से ठीक है, क्योंकि अगर TA 500 से बड़ा होगा बिल्कुल ऐसे ही है, प्लस साइन के साथ ही आना चाहिए इसको, और अगर TA 500 से कम है तो फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर जो मेरी अजम्पशन है ना एरो की आउटसाइड, वो भी अंदर हो जाएगी, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव फिर प्लस है, तो इन एनी केस दिस
quantity is always plus. Do you get this point? This is the only point in this question. Otherwise there is no other point. Clear है ये बात? अच्छा, अब आगे चलें. थर्ड, इसको कट करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ये कि मैं इसी तरह और लंबा एक शाफ्ट बनाऊं और यहाँ पे इसमें 200 भी डाल लूँ, 500 भी डाल लूँ, TA भी डालूँ. ये इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा. ऐसे मौके पे यू नो व्हाट वी डू, जब हम यहाँ पे कट की बात आती है ना, तो फिर हम छोटे वाला सेक्शन ले लेते हैं, ये B, ठीक है ना. तो ये TB हमें पता है क्या है. तो यहाँ इसको बैलेंस कर, ये अब मैं सेक्शन DB की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. D और B के दौरान कहीं पे भी कट कर दें, TB को बैलेंस करने के लिए यू विल गेट दिस हैज टू बी. अगर ये एरो इस तरफ है तो दिस हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है. अच्छा, इसके साथ उंगलियां जरा कर्ल करें. उंगलियां कर्ल करेंगे तो अंगूठा आपका इनसाइड जा रहा है, इनसाइड. तो इसमें कि TB जो है ना वो नेगेटिव, यानी ये वाला जो TB है ना, ये नेगेटिव TB है, ये इंटरनल टॉर्क. ये जो है ना, ये एक्सटर्नल है. ये जो B पे अप्लाई हो रहा है ये एक्सटर्नल है. ये जो कट करके जो चीज़ आई है वो इंटरनल, हमारे इंटरनल से लिंक है. अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन सेक्शन AC द इंटरनल टॉर्क इज प्लस TA. In section CD, the internal torque is plus TA minus 500, and in section DB, the internal torque is minus TB. अगर ये हो गया है तो बस use this equation. Basically TL over JG 3 दफ़ा समेशन लगेगी. प्लस TA अभी कैलकुलेट किया ये वाला, into length 1 मीटर over JG plus, now we come to section CD, TA प्लस साइन के साथ, ये इंपॉर्टेंट है. TA माइनस 500 इंटू इसकी लेंथ 1.5 है मीटर्स ओवर JG, राइट. और फाइनली इन सेक्शन DB माइनस TB इंटू 1 मीटर लेंथ ओवर JG, ये इक्वल टू 0. इन तीनों का जो अपने देखो, इसकी भी वैल्यू है. एक phi AC है, phi CD, दिस इज phi DB. ये अपनी अपनी जगह इनकी वैल्यूज हैं, बट ये सारी ऐड अप होके A और B का रेफरेंस में आप रखेंगे तो 0 है, ठीक है ना. तो अगर ऐसे है तो आप नोट करें कि ये JG जो है ना, ये राइट हैंड साइड चूंकि 0 है, मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि वैसे तो आपके पास इस इक्वेशन में J भी कैलकुलेट हो सकता है और मटेरियल स्टील का गिवन है तो G भी हमें पता है. बट डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स. व्हेनेवर द राइट हैंड साइड इज 0 देन इट डजंट मैटर अबाउट J एंड G आर, बिकॉज वो सारे राइट हैंड साइड 0 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाने हैं, ठीक है ना. तो यू गेट व्हाट यू गेट इज बेसिकली ये सारे खत्म हो जाएंगे. TA प्लस 1.5 TA माइनस 750 माइनस TB इज इक्वल टू 0, राइट. तो जाहिर है अब आप इसको यू कैन 2.5 TA माइनस TB इज इक्वल टू 7. ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई. इक्वेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और 2 आपके पास हैं. तो ऑल यू नीड टू डू इज देन कैलकुलेट TA TB. ये मैं नहीं करूँगा, ये आप कर सकते हैं. इसकी वैल्यू चेक कीजिएगा, 414.79 न्यूटन मीटर TA आ जाएगी, 285 न्यूटन मीटर TB आ जाएगी. अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया. ये अब देखिए ना, यहाँ तक हमने TA TB फाइंड किया. असल सवाल ये नहीं है. असल सवाल है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट. एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट. एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए पहले देखना पड़ेगा कि हमें क्या सिचुएशन करनी है, ठीक है. अब ये देखें दोबारा, बस अब प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गया, बट इसका एक टॉर्क डायग्राम बनेगा. TA 414 आ गया है और TB 285 आ गया है, ठीक है ना. 414 चले गए. उसके बाद C तक कोई 414 ही रहेगा कांस्टेंट. 414 में से अब ये ऐसे था ना, ठीक है. अब 500 माइनस होते थोड़ा सा आप नेगेटिव में चले गए, ठीक है ना. 414 माइनस ये तकरीबन 85 आएगा, ये 414.79, ठीक है ना. फिर अब यहाँ तक बिल्कुल कांस्टेंट चले गए, ठीक है. अब 200 फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना. ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना. ये 200 गए, 200 और 200 प्लस 85, तो ये 285. अब आप 285 तक पहुँच गए,
ये नेगेटिव साइड पे, ठीक है। फिर यूं गए और फिर पॉजिटिव साइड पे 285 जो होना ही था कंप्लीट होगा, हमेशा ये फिनिश्ड होगा, बंद होगा दिस विल। अदरवाइज ये बंद ना हुआ तो इट मीन्स कि इसमें फिर इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि फिर ये बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका ये z डायरेक्शन है आपका, ठीक है ना, और ये आपका टॉर्क इन न्यूटन मीटर्स, राइट। अच्छा, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिए, जाहिर है वो किस सेक्शन में होगा, AC में होगा, CD में होगा, DB में होगा, ऑब्वियसली AC में होगा। व्हाई? बिकॉज AC हैज द हाईएस्ट टॉर्क। क्यों? टॉर्क मैक्स की जो वैल्यू है वो होती है TC/J। C थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, जो भी इसका रेडियस है 60 मिलीमीटर, वॉट एवर इट इज गिवन, आई डोंट नो, 60 मिलीमीटर डायमीटर, 30 मिलीमीटर रेडियस, ठीक है ना। तो वो तो थ्रू आउट सेम है, J भी थ्रू आउट सेम होगा तीनों सेक्शन में। तो तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ होगा? जाहिर है जहाँ T सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेट T, नॉट T, टॉर्क, बाय यूजिंग द नंबर 414। और कोई नंबर यूज करेंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये न्यूटन मीटर को न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग 10⁻3। उसके बाद मैंने C 30 मिलीमीटर रेडियस है, 60 मिलीमीटर डायमीटर था, फिर π/2 J की वैल्यू वही 30 की पावर 4, and what you get tau max in this question is then 9.77 MPa. This is the answer. चलें जी, अभी break time. I'm going to stop the recording. You come back, do one more problem.